हेलो स्टूडेंट्स, जौनपुर बायोलॉजी जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं, जो कि आपकी आगामी आने वाली टीजीटी, पीजीटी, नीट और एलटी जैसी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए इस टॉपिक में हम बारी बारी से एक एक प्रश्नों को पढ़ते हैं, उनका उत्तर भी देखते हैं और डिटेल में उनका वर्णन भी करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जो रॉबर्ट हुक ने खोज की। ए ऑप्शन दिया है केंद्रक की, ऑप्शन नंबर बी दिया है कोशिकीय विभाजन की, ऑप्शन नंबर सी दिया है कोशिका की और ऑप्शन नंबर डी दिया है बी तथा सी दोनों। तो रॉबर्ट हुक के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, बहुत ही फेमस वैज्ञानिक थे और रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें कोशिका की, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में बोतल की कार्क की एक पतली परत के अध्ययन के आधार पर मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोष्ठ देखे और इन्हें कोशिका नाम दिया। यह तथ्य उनकी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में छपा। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोट्स में निम्न में से कौन सा अनुपस्थित होता है। ए नाभिकीय भित्ति, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी क्लोरोप्लास्ट, डी उपरोक्त सभी। तो पूछा है प्रोकैरियोट में कौन सा अनुपस्थित होता है। तो आप सबको पता है कि प्रोकैरियोट्स कोशिकाओं में ये तीनों नाभिकीय भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट तीनों क्या होते हैं, तीनों अनुपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है, प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत नीली हरी शैवाल एवं जीवाणु सम्मिलित होते हैं। ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। इसकी कोशिका की संरचना आद्य प्रकार की यानी प्रिमिटिव प्रकार की होती है। इन कोशिकाओं में सुसंगठित केंद्रक का अभाव होता है। इनका केंद्रकीय पदार्थ सीधे कोशिका द्रव्य के संपर्क में रहता है। केंद्रक कला का अभाव होता है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, अंतःप्रद्रव्य जालिका व लवक आदि झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका भित्ति रहित कोशिका कहलाती है। ए साइटोप्लास्ट, बी क्रोमोप्लास्ट, सी प्रोटोप्लास्ट, डी क्लोरोप्लास्ट। तो कोशिका भित्ति रहित कोशिका मुख्य रूप से प्रोटोप्लास्ट कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका प्रोटोप्लास्ट ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है कि प्रश्नगत विकल्पों में प्रोटोप्लास्ट शब्द का प्रयोग कोशिका भित्ति रहित कोशिका हेतु किया जाता है। प्रोटोप्लास्ट शब्द की खोज हैंस्टीन द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हरित लवक की झिल्ली होती है। ऑप्शन नंबर ए है एक परतीय, ऑप्शन नंबर बी है द्विपर्तीय, सी है बहुपर्तीय और डी है संयुक्त संरचना। तो जो हरित लवक की झिल्ली होती है वह द्विपर्तीय होती है यानी डबल लेयर्ड होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी आपका द्विपर्तीय ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है, द्विपर्तीय कोशिकांग यानी डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट ये तीन प्रकार के प्लास्टिड होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक इत्यादि। और एक परती यानी सिंगल लेयर्ड कोशिकांग हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जिकाय, लाइसोसोम इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, हरित लवक में किसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ए पाइरुविक कार्बोक्सिलेज की, बी हेक्सोकाइनेज की, सी आरयूडीपी कार्बोक्सिलेज की, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हरित लवक में सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है आरयूडीपी कार्बोक्सिलेज की। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। देखिए, रुबिस्को या आरयूडीपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम या प्रोटीन है। यह संपूर्ण हरित लवक का 16% भाग है। रुबिस्को का सहकारक मैग्नीशियम आयन यानी Mg++ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिका का बिजली घर यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है। ए प्लास्टिड, बी गाल्जी बॉडी, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी लाइसोसोम्स। तो आप सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर
कहते हैं। इनमें ऑक्सीश्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन की क्रिया का मुख्य भाग घटित होता है, जिससे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी नामक उच्च ऊर्जा वाले यौगिक का निर्माण होता है। 1880 ईस्वी में कोलिकर ने सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कीटों की रेखित पेशियों यानी स्ट्रेटेड मसल्स में की। 1890 ईस्वी में अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया का उल्लेख एक कोशिकांग के रूप में किया। 1898 ईस्वी में सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इनको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। अगला क्वेश्चन है, जब सेंट्रोमियर गुणसूत्र के शीर्ष पर उपस्थित हों तो ऐसे गुणसूत्र का प्रकार होगा ए मेटासेंट्रिक, बी टीलोसेंट्रिक, सी एक्रोसेंट्रिक, डी उप मेटासेंट्रिक। तो जब सेंट्रोमियर गुणसूत्र के शीर्ष पर उपस्थित हों तो ऐसे गुणसूत्रों को हम टीलोसेंट्रिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें टीलोसेंट्रिक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है, सेंट्रोमियर की उपस्थिति के आधार पर गुणसूत्र 4 प्रकार के होते हैं। मेटासेंट्रिक, मध्य में सेंट्रोमियर होता है इसके। सब मेटासेंट्रिक, मध्य से थोड़ा एक और। एक्रोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर टीलोमियर के अंदर यानी किनारे की तरफ होता है। और जो टीलोसेंट्रिक होता है उसमें सेंट्रोमियर टीलोमियर के शीर्ष पर होता है। अगला क्वेश्चन है, भी आकार के गुणसूत्र होते हैं। ए मेटासेंट्रिक, बी सब मेटासेंट्रिक, सी एक्रोसेंट्रिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो भी आकार के गुणसूत्र होते हैं वह मुख्य रूप से मेटासेंट्रिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए मेटासेंट्रिक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप ये डायग्राम देखिए, जो टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र होता है आई शेप्ड होता है, जो एक्रोसेंट्रिक होता है जे शेप्ड होता है, सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्र एल शेप्ड होता है और मेटासेंट्रिक जो गुणसूत्र होता है वह भी शेप्ड होता है। अगला क्वेश्चन है, अंतस्थ सेंट्रोमियर निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्रोमोसोम में पाया जाता है? ए एक्रोसेंट्रिक, बी मेटासेंट्रिक, सी सब मेटासेंट्रिक, डी टीलोसेंट्रिक। तो जो अंतस्थ सेंट्रोमियर प्रकार का क्रोमोसोम होता है वह मुख्य रूप से टीलोसेंट्रिक में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी टीलोसेंट्रिक, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ऐसे क्रोमोसोम जिनके अंतस्थ सिरे पर सेंट्रोमियर उपस्थित होते हैं टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियोलर संगठन क्षेत्र यानी एनओआर गुणसूत्र का खाली स्थान संकीर्णन है। ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी सेंट्रोमियर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंडरी यानी द्वितीयक यानी न्यूक्लियोलर संगठन क्षेत्र गुणसूत्र का द्वितीयक संकीर्णन है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है, एक ही कोशिका के विभिन्न जोड़ियों के गुणसूत्रों में सेंट्रोमियर की स्थिति समान नहीं होती। इस लक्षण के आधार पर गुणसूत्रों की 4 प्रमुख श्रेणियां हैं। मेटासेंट्रिक, इनमें सेंट्रोमियर गुणसूत्र के लगभग मध्य में होता है। सब मेटासेंट्रिक, इनमें सेंट्रोमियर गुणसूत्र के किसी एक छोर और मध्य के बीच में होता है। एक्रोसेंट्रिक, इनमें सेंट्रोमियर गुणसूत्र के किसी छोर के निकट होता है। और टीलोसेंट्रिक, इसमें सेंट्रोमियर गुणसूत्र के एक छोर पर होता है। देखिए, जो टीलोसेंट्रिक होता है यह प्राकृतिक रूप से इस प्रकार के गुणसूत्र बड़े दुर्लभ होते हैं। जिन गुणसूत्रों में भुजाएं असमान लंबाई की होती हैं, लंबी भुजाओं को क्यू भुजाएं तथा छोटी भुजाओं को पी भुजाएं कहते हैं। किसी किसी जोड़ी के गुणसूत्रों में दोनों युगल क्रोमेटिड्स के एक छोर के निकट एक द्वितीयक संकीर्णन भी होता है। इस संकीर्णन से जुड़े शीर्ष भाग को सैटेलाइट कहते हैं। द्वितीयक संकीर्णन में प्रायः वे जीन होते हैं जो राइबोसोमी आरएनए यानी आरआरएनए का लिप्यंतरण करके केंद्रिका के निर्माण में सहायता करते हैं। इसलिए इस संकीर्णन को न्यूक्लियोलर संगठन क्षेत्र यानी न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन क्षेत्र एनओआर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गाल्जी काय का मुख्य कार्य है? ए प्रकाश निर्भर प्रकाश संश्लेषण, बी इलेक्ट्रॉन का परिवहन, सी प्रोटीन तथा शर्करा को जोड़ना और डी स्पिंडल तंतुओं का निर्माण करना। तो पूछा है गाल्जी काय का इसमें मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, गाल्जी काय का मुख्य कार्य है प्रोटीन तथा शर्करा को जोड़ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया है, गाल्जी काय केवल कुछ को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक प्रमुख कोशिकांग है। इसके बहुत से महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जिनमें प्रमुख है कोशिकी श्रावण यानी सेल सिक्रीशन, जैव कलाओं का रूपांतरण,
हार्मोन्स तथा जटिल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण, एक्रोसोम का निर्माण, ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड का निर्माण तथा इन्हें आपस में जोड़कर ग्लाइकोप्रोटीन जबकि प्रोटीन एवं वसा को जोड़कर ग्लाइकोलिपिड का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन बनने का स्थल है। ए राइबोसोम, बी लाइसोसोम, सी लवक, डी गाल्जी काय। तो कोशिका में ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन बनने का मुख्य स्थल गाल्जी काय है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी गाल्जी काय ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स की क्रियात्मक इकाई है। ए क्रिस्टी, बी थाइलेकॉइड, सी सिस्टर्नी, डी आर्कोप्लाज्म। तो गाल्जी कॉम्प्लेक्स की जो क्रियात्मक इकाई होती है वह सिस्टर्नी कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सिस्टर्नी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया है, गाल्जी बॉडी को गाल्जी कॉम्प्लेक्स या गाल्जी उपकरण के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सर्वप्रथम खोज कैमिलो गाल्जी ने 1898 ईस्वी में किया। इसे लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। पौधों में इसे डिक्टियोसोम कहते हैं। ये जीवाणुओं एवं नीलीहरी शैवालों में नहीं पाए जाते हैं। यह विभिन्न आकार की बनी चपटी तथा कुछ मुड़ी हुई थैलियों अर्थात सिस्टर्नी का एक समूह होता है। सिस्टर्नी गाल्जी कॉम्प्लेक्स की क्रियात्मक इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है, क्रिएजमेटा को देखने के लिए अर्धसूत्री विभाजन की सबसे उपयुक्त अवस्था है। ए मेटाफेज सेकेंड, बी डाइकाइनेसिस, सी डिप्लोटीन, डी पैकिटीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिप्लोटीन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर डिप्लोटीन हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है, डिप्लोटीन अवस्था की शुरुआत सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के विघटन से पहचान में आती है। इसमें समजात गुणसूत्र एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं, परंतु कुछ बिंदुओं पर ये जुड़े रहते हैं, जिसके फलस्वरूप क्रिएजमेटा दिखाई देने लगते हैं। प्रतिकर्षण के कारण एक्स समान संरचना क्रिएजमेटा एक जिप के समान खुलने या सरकने लगता है। इसे सीमांतीकरण यानी टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। क्रिएजमेटा क्रॉसिंग ओवर का परिणाम होता है। अगला क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज में क्रिएजमेटा का कारण है। ए उत्परिवर्तन, बी क्रॉसिंग ओवर, सी ट्रांसलोकेशन और डी इन्वर्सन। तो अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज में क्रिएजमेटा का जो मुख्य कारण है वह है आपका क्रॉसिंग ओवर। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें क्रॉसिंग ओवर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्धगुणसूत्र जो विभाजित किंतु अपृथक सूत्र केंद्र द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं कहलाते हैं। ए सहोदर गुणसूत्र, बी समजात, सी युगली, डी एलील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सहोदर गुणसूत्र कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सहोदर अर्धगुणसूत्र ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक सिस्टर क्रोमैटिड्स एक गुणसूत्र के डीएनए प्रतिकृति द्वारा गठित समान प्रतियों को संदर्भित करता है, जिसमें दोनों प्रतियां एक सामान्य सेंट्रोमियर द्वारा एक साथ जुड़ी रहती हैं। कोशिका विभाजन के दौरान ये एक दूसरे से अलग हो जाती हैं और प्रत्येक पुत्री कोशिका यानी डॉटर सेल को गुणसूत्र की एक प्रति प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, अर्धसूत्रण के प्रोफेज फर्स्ट में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता। ए गुणसूत्रों का संघनन, बी समजातों का युग्मन, सी क्रिएज्मा का निर्माण और डी विसंयोजन। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें विसंयोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सेग्रीगेशन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यह दिया है, अर्धसूत्री विभाजन सदैव जनन अंग की द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। इस विभाजन के फलस्वरूप 4 अगुणित कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। यह विभाजन 2 चरणों में पूरा होता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, इस विभाजन के फलस्वरूप 2 अगुणित कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका की आधी हो जाती है। इसे कई प्रवस्थाओं जैसे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन तथा डाइकाइनेसिस में विभाजित किया जाता है। और जो अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होता है, इसमें गुणसूत्रों के अर्ध गुणसूत्रों का बंटवारा होता है। यह विभाजन सम विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट अवस्था की लेप्टोटीन प्रवस्था में गुणसूत्रों का संघनन, जाइगोटीन प्रवस्था में समजात गुणसूत्रों का युग्मन एवं डिप्लोटीन अवस्था में जीन विनिमय के स्थान पर क्रिएज्मेटा का निर्माण होता है। समजात गुणसूत्रों का भी संयोजन एनाफेज फर्स्ट अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन है, अगुणित डीएनए के संदर्भ सही अर्थों में आती हैं। अगुणित डीएनए के संदर्भ सही अर्थों में आती हैं
ऑप्शन नंबर ए मेटाफेज फर्स्ट में, ऑप्शन नंबर बी एनाफेज में, ऑप्शन नंबर सी एनाफेज सेकेंड में और डी सेल प्लेट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनाफेज सेकेंड में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा एनाफेज सेकेंड में। देखिए यहाँ दिया है एनाफेज सेकेंड अवस्था के दौरान गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमियर अलग हो जाते हैं और इनसे जुड़े संतति अर्ध गुणसूत्र कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। इन्हें अब संतति गुणसूत्र यानी डॉटर क्रोमोसोम कहते हैं। इस प्रकार कोशिका विभाजन की इस अवस्था में अगुणित डीएनए सही अर्थों में प्रदर्शित होता है। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र का आकार भली भांति देखा जा सकता है। ए मेटाफेज में, बी एनाफेज में, सी प्रोफेज में, डी टीलोफेज में। तो गुणसूत्र का आकार भली भांति मेटाफेज अवस्था में देखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए आपका मेटाफेज में ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अवस्था अधिकतम समय अवधि की होती है? ए प्रोफेज, बी एनाफेज, सी टीलोफेज, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रोफेज अवस्था होती है वह अधिकतम समय अवधि की होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए प्रोफेज ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया है, एक मातृकोशिका से संतति कोशिकाओं के निर्माण को कोशिका निर्माण अथवा कोशिका विभाजन कहते हैं। सूत्री विभाजन सभी प्रकार की कायिक कोशिकाओं में, जबकि अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है। ये विभाजन कई अवस्थाओं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में बटे होते हैं, जिसमें प्रोफेज अधिकतम समयावधि की होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्धसूत्री विभाजन का सही क्रम कौन सा है? ए लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, बी लेप्टोटीन, पैकिटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस और सी जाइगोटीन, पैकिटीन, लेप्टोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस और डी पैकिटीन, लेप्टोटीन, डिप्लोटीन, जाइगोटीन और डाइकाइनेसिस। तो इसका ऑप्शन नंबर ए लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस यह अर्धसूत्री विभाजन का सही क्रम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अर्धसूत्री विभाजन की खोज फार्मर एवं मुरे नामक वैज्ञानिकों ने 1897 ईस्वी में की थी। वर्ष 1905 में इन्होंने ही अर्धसूत्री विभाजन शब्द दिया था। अर्धसूत्री विभाजन जीवों के जनन कोशिकाओं में होती है। इसे दो अवस्थाओं मियोसिस फर्स्ट एवं मियोसिस सेकेंड में बांटा गया है। अर्धसूत्री विभाजन अर्थात मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज अवस्था को 5 प्रवस्थाओं में बांटा गया है। ये अवस्थाएं क्रमशः लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों की जोड़ी बनती है। ऑप्शन नंबर ए दिया है लेप्टोटीन अवस्था में, ऑप्शन नंबर बी दिया है जाइगोटीन अवस्था में, ऑप्शन नंबर सी दिया है पैकिटीन अवस्था में और ऑप्शन नंबर डी दिया है डिप्लोटीन अवस्था में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइगोटीन अवस्था में। ऑप्शन नंबर बी इसमें जाइगोटीन अवस्था में आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों की जोड़ी प्रोफेज फर्स्ट अवस्था के दौरान जाइगोटीन प्रवस्था में बनती है। समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनाने की क्रिया सिनेप्सिस कहलाती है तथा समजात गुणसूत्रों के जोड़े बाइवेलेंट कहलाते हैं। समजात गुणसूत्रों के मध्य संयुक्त सूत्र युग्म या सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। इसके पश्चात पैकिटीन अवस्था में समजात गुणसूत्रों के खंडों की अदला बदली होती है, जिसे जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन के किस चरण में जीन विनिमय होता है? ए दिया है युग्मपट, बी तनुपट, सी स्थूलपट और डी दिया है द्विपट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा स्थूलपट यानी पैकिटीन। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी स्थूलपट यानी पैकिटीन ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होती है? ए प्रोफेज फर्स्ट, बी प्रोफेज सेकेंड, सी इंटरफेज और डी इंटरकाइनेसिस। तो अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में पूछा है क्रॉसिंग ओवर होती है? तो प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है। तो राइट आंसर आपका इसमें ए प्रोफेज फर्स्ट ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है ए सभी कायिक कोशिकाओं में, बी सभी जनन कोशिकाओं में, सी युग्मकों में और डी दिया है शुक्राणुओं में। तो देखिए, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वह मुख्य रूप से सभी जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सभी जनन कोशिकाओं में ये आपका राइट आंसर
हो जाएगा। देखिए, अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया प्रायः सभी जनन कोशिकाओं में पाई जाती है। कायिक कोशिकाओं में इसका अभाव होता है। कायिक कोशिकाओं में सूत्री विभाजन पाया जाता है। सूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक कोशिका से 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं, जो सभी प्रकार से समान होती हैं, जबकि अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अगुणित गुणसूत्रों वाली 4 संतति जनन कोशिकाएं बनती हैं। अर्थात संतति जनन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कायिक संख्या 2n की आधी यानी n रह जाती है। यह लैंगिक जनन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि प्रजनन में एक मादा युग्मक और एक नर युग्मक के संयोजन से युग्मनज बनता है। अगला क्वेश्चन है, एसीटोकार्मीन का इस्तेमाल किसमें भेदन करने के लिए किया जाता है? ए एनाफेज तथा टीलोफेज, बी समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन, सी प्रोफेज और मेटाफेज, डी यूक्रोमेटिन तथा हेट्रोक्रोमेटिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यूक्रोमेटिन तथा हेट्रोक्रोमेटिन। ये आपका ऑप्शन नंबर डी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एसीटोकार्मीन एक प्रकार का अभिरंजक है जिसका प्रयोग प्रायः यूक्रोमेटिन तथा हेट्रोक्रोमेटिन में भेद स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूत्री विभाजन यानी माइटोसिस के दौरान कौन सी अवस्था आखिर में आती है? ए टीलोफेज, बी एनाफेज, सी मेटाफेज और ऑप्शन नंबर डी दिया है प्रोफेज। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ टीलोफेज। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका टीलोफेज ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं के अतिरिक्त सभी प्रकार की कायिक कोशिकाओं में भी होता है। इसकी खोज फ्लेमिंग ने 1882 ईस्वी में की थी। इसे 4 प्रमुख अवस्थाओं क्रमशः प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एवं टीलोफेज में बांटा गया है। इसमें प्रोफेज विभाजन की प्रथम अवस्था तथा टीलोफेज अंतिम अवस्था है। इस प्रक्रिया के दौरान मातृ कोशिका से 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं, जो आकार, माप तथा संरचना में समान होती हैं तथा उनमें गुणसूत्रों की संख्या भी समान होती है। अगला क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन के अंतर्गत केंद्रक कला अदृश्य हो जाती है। ए प्रारंभिक पूर्वावस्था में, बी दिया है विलंबित पूर्वावस्था में, सी दिया है मध्यावस्था में और डी पश्चात अवस्था में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी विलंबित पूर्वावस्था में यानी लेट प्रोफेज में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, समसूत्री विभाजन में विलंबित पूर्वावस्था यानी लेट प्रोफेज की अवस्था में केंद्रक कला, केंद्रिका आदि संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं। इस समय कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये संरचनाएं दिखाई नहीं देती। अगला क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रीय एवं केंद्रकी विभाजनों की संख्या क्रमशः होती है। ऑप्शन नंबर ए 1 व 1, ऑप्शन नंबर बी 1 व 2, ऑप्शन नंबर सी 2 व 2, ऑप्शन नंबर डी 2 व 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 व 1। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, दिया है समसूत्री विभाजन में एक गुणसूत्री विभाजन तथा एक केंद्रकी विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन है, सूत्री विभाजन की किस प्रवस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान को खो देते हैं? ए प्रोफेज, बी मेटाफेज, सी एनाफेज और डी टीलोफेज। तो सूत्री विभाजन की पूछा है किस प्रवस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी टीलोफेज अवस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें टीलोफेज ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सूत्री विभाजन की खोज फ्लेमिंग ने 1882 ईस्वी में की। इसे 4 प्रमुख अवस्थाओं क्रमशः प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एवं टीलोफेज में बांटा गया है। प्रोफेज विभाजन की प्रथम अवस्था जबकि टीलोफेज अंतिम अवस्था होती है। टीलोफेज अवस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान को खो देते हैं। अगला क्वेश्चन है, समसूत्रण व अर्धसूत्रण सदैव किसकी उपस्थिति के संदर्भ में भिन्न होते हैं? ए अर्धगुणसूत्र, बी समजात गुणसूत्र, सी युगली, डी गुणसूत्र बिंदु। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी युगली यानी बाइवैलेंट्स। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें युगली ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण में प्रोफेज फर्स्ट के जाइगोट इन प्रवस्था में बाइवैलेंट या युगली बनते हैं, जो कि समसूत्रण में नहीं बनते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे साइटोलॉजी से संबंधित। आगे साइटोलॉजी से ही संबंधित हम और भी बेहतरीन और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।